नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। और जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं तो हम तीन प्रकार के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। एक आंतरिक प्रवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय नदी तंत्र और तीसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और राजस्थान के संदर्भ में अधिकांश प्रश्न हमें यदि नदियों को लेकर पूछे जाते हैं तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जिसे हम अरब सागरीय नदी तंत्र कहते हैं, जो कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 16 से 17% है। और जिसमें मुख्य रूप से 4 मुख्य नदियों के रूप में हम अध्ययन करते हैं: साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, लूनी नदी और माही नदी। और इन नदियों की सहायक और उपसहायक नदियों का भी उसी के साथ हम अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में आज हम बात करने वाले हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। अब अरब सागरीय नदी तंत्र क्या है, अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, यह तो हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत नदियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 नदी तंत्र का हम विस्तार से अध्ययन करें। तो उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित कौन कौन सी नदियां हैं और उनको लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र की। राजस्थान का अपवाह तंत्र, और इसमें हम बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां कि अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। और जब हम अरब सागरीय नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वहां एक तो पूछी जाती है साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? साबरमती नदी को लेके प्रश्न पूछा जाता है। अब साबरमती नदी को लेके क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहला प्रश्न कि यह नदी कहां से निकलती है, यानी कि इस साबरमती नदी का कोई भी अन्य नाम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इसके उद्गम स्थल की, कि यह कहां से निकलती है। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र कि यह राजस्थान में कौन से जिलों में बहती है या किस जिले में बहती है। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल कि यह कहां जाके समाप्त होती है। और इसके बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जब हम साबरमती नदी की बात करते हैं तो साबरमती जो नदी है यहां उदयपुर, जहां दक्षिण अरावली का विस्तार है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है पादरला गांव। यहां कहां से निकलती है? अरावली की
पादरला गांव है उदयपुर में, यानी कि यहां उदयपुर में जो अरावली है, और उदयपुर में जो अरावली है वह कौन सी है? दक्षिण अरावली। कि दक्षिण अरावली की पहाड़ियों से यह निकलती है और पादरला गांव है उदयपुर में, वहां से यह निकलती है। कई जगह यह पादरला लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर यह पदरला लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर यह पदराला लिखा हुआ मिलेगा। तो यह ध्यान रखना, यह हिंदी और अंग्रेजी की वजह से लिखने में मात्राओं का जो है परिवर्तन होता है। लेकिन यह पादरला गांव, एक कई विद्यार्थी कहेंगे सर पादरला गांव तो पाली जिले में है। निश्चित रूप से पादरला गांव पाली में भी है, लेकिन एक जहां से यह साबरमती नदी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, वह स्थान पादरला के नाम से जाना जाता है, उदयपुर में है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि साबरमती नदी कहां से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल है दक्षिण अरावली या अरावली की पहाड़ियां, उदयपुर आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है कि यह जब यहां से निकलती है तो यहां से निकलने के बाद यह कहां जाती है? तो यह उदयपुर से निकलती है और उदयपुर से निकलने के बाद यह गुजरात के रास्ते कहां जाती है? यह उदयपुर से यह सीधी कहां जाती है? गुजरात। और गुजरात में बहने के बाद यह कहां जाके समाप्त होती है? खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में, वहां पर यह समाप्त। अब देखिए इसकी कुल लंबाई लगभग 416 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है उद्गम से लगाकर समाप्ति तक। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में यह केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी? मात्र 45 किलोमीटर। और यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का केवल इसमें कितना प्रतिशत है? 1% है। और इसीलिए प्रश्न कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यहीं से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। तो जो मुख्य नदियां हम पढ़ रहे हैं, लूनी नदी पढ़ रहे हैं, माही नदी पढ़ रहे हैं, हम पश्चिमी बनास नदी पढ़ रहे हैं, साबरमती नदी पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे कम प्रवाह क्षेत्र किसका है? साबरमती नदी का, मात्र 1%। और इसीलिए हम राजस्थान के संदर्भ में जब साबरमती नदी को पढ़ते हैं तो न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी या न्यूनतम अपवाह क्षेत्र वाली नदी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी इसकी जितनी भी विशेषताएं आपको मिलेगी वह सब गुजरात में, क्योंकि यह गुजरात की मुख्य नदी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी नदी के किनारे है। गुजरात का प्रमुख शहर जिसे हम भारत के मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं, अहमदाबाद, वह भी इसी नदी के किनारे हैं। और इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की भी स्थापना की गई। तो इसीलिए साबरमती नदी की जो विशेषता है वह गुजरात में ज्यादा है। जब राजस्थान में पूछा जाता है तो साबरमती नदी की अपेक्षा साबरमती की सहायक नदियों को लेकर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम साबरमती नदी को अच्छे से पढ़ेंगे कि साबरमती नदी को लेके क्या पूछा जाएगा, और उसके बाद साबरमती की सहायक नदियों को लेके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले साबरमती नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सबसे पहला प्रश्न है उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल में आपको याद रखना है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की पहाड़ियां पादरला या पदराला ग्राम
उदयपुर से यहां निकलती है। उद्गम स्थल क्लियर हो गया कि यहां उदयपुर से निकलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका प्रवाह क्षेत्र। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह केवल एक ही जिले में, यहां उदयपुर से निकलती है और उदयपुर में प्रवाहित होती है 45 किलोमीटर। उसके बाद कहां चली जाती है? गुजरात। तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में केवल उदयपुर जिले में। राजस्थान और गुजरात में तो बहती है, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र केवल गुजरात में। उसके बाद आता है इसका समाप्ति स्थल। इसका जो समाप्ति स्थल है वह है खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर यहां अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद आता है इसकी कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई लगभग 416 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है। और इसके बाद आता है इसकी विशेषता। और राजस्थान के संदर्भ में हम विशेषता पढ़ते हैं तो हम एक ही विशेषता पढ़ते हैं कि साबरमती नदी राजस्थान में न्यूनतम अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, जो राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का मात्र 1% इसके अंतर्गत है। साबरमती नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 1% है। यानी कि कहें राजस्थान में न्यूनतम अपवाह क्षेत्र वाली, कि राजस्थान में यह न्यूनतम अपवाह क्षेत्र वाली नदी। तो एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि साबरमती नदी का राजस्थान को लेके क्या प्रश्न बनेगा। कई बार इसका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती है। इसका मतलब है कि साबरमती नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में 1% के आसपास है। इसका मतलब यह केवल राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में नहीं बहती है। इस रूप में भी हमें पूछा जा सकता है। तो अब देखिए अगला पॉइंट,
साबरमती नदी के बारे में कहा जाता है साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, परंतु राजस्थान में नहीं यह जो नदी है यह राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती है, तो वह साबरमती नदी जो कि दक्षिण अरावली की पहाड़ियां यानी कि उदयपुर से निकलती है, लेकिन यह मुख्य रूप से कहां बहती है? गुजरात। और इसलिए ध्यान रखना कि साबरमती नदी जो है गुजरात की मुख्य नदी है। साबरमती नदी गुजरात की मुख्य नदी है। जिसके किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम, तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है तो मुख्य रूप से यह गुजरात में बहती है। गुजरात की यह मुख्य नदी है और इस नदी के किनारे क्या क्या है? इस नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है, गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद और साबरमती आश्रम इस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से हमें एक तो साबरमती नदी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है साबरमती नदी की सहायक नदियां, कि साबरमती की सहायक नदियां कौन सी हैं और वर्तमान में राजस्थान के अपवातंत्र में सहायक नदियों को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साबरमती की सहायक नदियां कौन सी हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां, और यहां सहायक नदियों को याद भी करना है क्योंकि अधिकांश प्रश्न हमें इसी में से पूछा था। अब साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है हम उन पर बात करते हैं। और जब हम साबरमती की सहायक नदियों की बात करते हैं तो उसमें एक तो है मानसी वाकल। वैसे तो वाकल नदी है लेकिन वाकल अकेली नहीं मिलती है, मानसी और वाकल के रूप में मिलती है, इसीलिए हम मानसी वाकल के रूप में जानते हैं। उसके बाद दूसरी जो है वह है मानसी वाकल नदी है।
सेई नदी है, हतमती है, वेतरक है। यहां तो 4 मुख्य नदियां हैं जो डायरेक्ट कहां जाती हैं, साबरमती में। लेकिन कुछ ऐसी नदियां जो साबरमती नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें एक तो है माजम है, मेसवा है, भोगवा है, मधुमती है, और हरनाम। यहां भी जो है साबरमती की सहायक नदी यानी साबरमती नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। अब जब इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साबरमती की सहायक नदियां जो है डायरेक्ट साबरमती में अपना जल कौन सी ले जाती हैं और कौन सी जो है वह दूसरी नदियों के माध्यम से अपना जल ले जाते हैं। तो अब देखिए, जब हम साबरमती की सहायक नदियों का अध्ययन करते हैं साबरमती नदी की सहायक नदियां कि साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन सी है। तो अब इसमें देखना, जब यहां जो है यहां है पद्राला ग्राम, उदयपुर, और पद्राला ग्राम उदयपुर से यहां जो नदी है यहां साबरमती नदी निकली। इस तरह से यहां साबरमती नदी। अब जब हम साबरमती की सहायक नदियों की बात करते हैं तो एक नदी तो इसमें आकर मिलती है यहां नदी है वाकल नदी है, एक इधर से आकर मिलती है, यहां सेई है, इस तरह से एक नदी मिलती है, और एक इस तरह से। हतमती है, और इस तरह से देखिए 4 नदियां तो डायरेक्ट जो है किसमें आकर मिलती है, साबरमती नदी में। तो यहां तो साबरमती की क्या होगी, सहायक नदियों के रूप में पूछा जाता है। अब इसके बाद जो अन्य नदियां यहां किस प्रकार से अपना जल इस साबरमती नदी में ले जाती है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो देखिए, इसमें एक नदी यहां से आकर मिलती है, यहां है मानसी नदी, और इसीलिए इसे हम मानसी वाकल के रूप में जानते हैं। एक नदी इधर से आकर मिलती है, यहां माजम है, एक इसी प्रकार यहां से आकर मिलती है, यहां, और इसके अलावा
छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, भोगवा है, मधुमती है, हरनाव है। तो इस प्रकार से सहायक नदियों में यह सब आती है, जिसमें यह तो डायरेक्ट है और यह इनडायरेक्ट, यानी कि यह साबरमती नदी तंत्र से संबंधित है। अब ध्यान रखना, प्रश्न के अनुसार हमें आंसर देना है, अपने रटे रटाए। आप कहेंगे सर साबरमती की सहायक नदियां तो 4 ही हुई, यह तो नहीं है, पर यह साबरमती नदी तंत्र से संबंधित है। और अभी हाल ही में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से साबरमती की सहायक नदी नहीं है, और ऑप्शन में था वाक्कल, मानसी, सेई और हतमती। तो अब वहां पर हमें क्लियर होना चाहिए कि वाक्कल, सेई, हतमती और वेत्रक, यह चारों तो डायरेक्ट जो है साबरमती नदी में जल ले जाती है, इसीलिए यह तो डायरेक्ट सहायक नदी के रूप में। लेकिन यह जो नदियां हैं, यहां पहले जो है नदी साबरमती की सहायक नदी और उसके बाद जो है साबरमती, यानी यहां कहें कि साबरमती की सहायक नहीं, साबरमती की उप सहायक नदियां हैं, लेकिन साबरमती नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। तो हमें जब साबरमती की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले तो हमें, यदि चारों नदियां साबरमती नदी तंत्र से संबंधित है, तो हमें यह जो है 4, 1, 2, 3, 4, इन 4 को हमें क्या मानना है, सहायक नदियों के रूप में मानना है, और इन्हें हमें उपसहायक। और यदि पता चलता है कि इनमें से 3 तो नदियां, एक नदी यहां से, 2 यहां से, 3 नदियां और इसके अलावा किसी अन्य की दी है, तो उस समय हमें इनके साथ इनको भी साबरमती नदी तंत्र से जोड़कर साबरमती की सहायक रूप नदियों के रूप में पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें जब साबरमती नदी की सहायक नदियों का प्रश्न पूछे जाए तो 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट मिलने वाली कौन सी है वहां है, और एक इनडायरेक्ट है, तो उसमें ध्यान रखना कि चौथी नदी जो साबरमती से संबंधित नहीं होगी वह इसकी सहायक नदी के रूप में नहीं होगी, क्योंकि जो प्रश्न की प्रकृति है वही तय करती है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसीलिए ध्यान रखना, यहां पर हमें विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है कि सर आपने बताया कि मुख्य नदी में जो डायरेक्ट जल ले जाती है वह सहायक नदी है और जो इनडायरेक्ट ले जाती है वह सहायक नहीं उपसहायक। यह कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन साबरमती नदी तंत्र के संदर्भ में जब हमें पूछा जाता है तो कई बार हम गलतियां केवल और केवल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम उसका चित्र अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साबरमती की जब सहायक नदियां पूछी जाती है तो इनमें से सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसमें जो डायरेक्ट मिलने वाली है यह भी पूछी जाती है और कौन सी डायरेक्ट नहीं मिलती है यह भी हमें पूछा जाता है। इस प्रकार से हमें एक तो साबरमती नदी की सहायक नदियों को लेकर विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं कौन सी है, क्योंकि जब हम नदियों की बात करते हैं, नदियों की विशेषताओं की बात करते हैं, तो हम परियोजना की भी बात करते हैं। और जब हम साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं तो साबरमती नदी तंत्र से संबंधित 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक परियोजना जो कि कहां पर है, एक परियोजना बांध बना हुआ है इस नदी पर, जो नदी कौन सी है, सेई नदी पर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेई परियोजना कहते हैं। और इस सेई परियोजना से एक जल सुरंग निकाली गई है। क्या निकाली गई है, इस तरह से एक जल सुरंग निकाली गई है जिसे कहा जाता है सेई जल सुरंग। और इसको लेके भी कई बार प्रश्न हमें पूछा जाता है कि यह क्या है। सेई जल सुरंग। और इसी प्रकार मानसी वाकल परियोजना है, उसके अंतर्गत भी एक जल सुरंग का निर्माण किया गया है जिसे देवास जल सुरंग कहते हैं। यह भी ध्यान रखना, यह जो है यह है देवास जल सुरंग। तो
जब हम साबरमती की सहायक नदियों का प्रश्न पढ़ते हैं तो या तो साबरमती की सहायक नदियां पूछी जाती है या फिर इन पर कौन सी परियोजना या इनसे संबंधित कौन सी जल सुरंग है, इसको लेके भी प्रश्न पूछा था। तो अब बात करते हैं साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं कौन सी हैं और उन परियोजनाओं को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजना, कि साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजना, क्योंकि साबरमती नदी पर कोई भी परियोजना नहीं है। जो भी परियोजना है वह साबरमती की सहायक नदियों पर है और इसमें सबसे पहली जो पूछी जाती है वह है सेई परियोजना, सेई नदी पर है और किस जिले में है, उदयपुर। पहला पॉइंट तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेई परियोजना सेई नदी पर उदयपुर में। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, अब समझना यहां से। सेई परियोजना का उद्देश्य जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखें। इस परियोजना का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि जो जवाई बांध, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जो कि जवाई नदी पर पाली जिले के सुमेरपुर में है। तो इस जवाई बांध में पानी की आवक कैसे बनाई रहे, इसके लिए सेई परियोजना का निर्माण किया गया है और सेई परियोजना के तहत एक जल सुरंग का निर्माण किया गया उदयपुर में, जिसे सेई जल सुरंग कहते हैं। यानी कि इसी के तहत उदयपुर में राजस्थान की प्रथम जल सुरंग सेई जल सुरंग 6.7 किलोमीटर का निर्माण किया गया। तो यह ध्यान रखना कि साबरमती की जो सहायक नदी सेई नदी पर जो बांध बनाया गया उसका उद्देश्य था कि जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखना और इसके लिए एक जल सुरंग बनाएगी जिसे सेई जल सुरंग कहते हैं। यह उदयपुर में बनाएगी और इसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है और यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है जिसका निर्माण किया गया था 1977 में। कब किया गया था?
1977 में इसका निर्माण किया गया था, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इसके बाद दूसरी जो है परियोजना वह है मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल नदी पर बनाई गई उदयपुर, जिससे वर्तमान में क्या कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना। अब ध्यान रखना, यह परियोजना राज्य सरकार 70% तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 30% योगदान से बनाई गई। यानी कि मानसी वाकल परियोजना में 70% जो है राज्य सरकार और 30% जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का योगदान है। और इस मानसी वाकल परियोजना के तहत देवास जल सुरंग 11.5 किलोमीटर का निर्माण इस परियोजना के तहत ही जो है देवास जल सुरंग उदयपुर में बनाई गई, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। सबसे राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। कौन सी है? देवास जल सुरंग। और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसे मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यहां ध्यान रखना, साबरमती की जो सहायक नदियां हैं उन पर दो प्रमुख परियोजनाएं, एक तो सेई परियोजना, दूसरी मानसी वाकल। मानसी वाकल परियोजना का जो निर्माण है वह राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से किया गया और इसके तहत राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग का निर्माण उदयपुर में किया गया। और कब किया गया? इसका निर्माण किया गया था 2011 में। और यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है देवास जल सुरंग, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। और वर्तमान में इस परियोजना को मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य है कि उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही उदयपुर जो जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, उन झीलों में जल भराव क्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना
चलाई जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना कहां है या इसका उद्देश्य ध्यान रखना, एक ही उद्देश्य है कि उदयपुर की झीलों में जल भराव क्षमता बनाए रखना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से हमें साबरमती नदी, साबरमती की सहायक नदी और साबरमती नदी से संबंधित परियोजनाओं को पूछा जाता है। इसके बाद अगली है पश्चिमी बनास नदी। तो अब बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी की, कि पश्चिमी बनास नदी को लेके क्या प्रश्न पूछा जाता है। पश्चिमी बनास नदी, अब देखिए, एक तो राजस्थान में बनास नदी जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अरावली से निकलकर पूरब की ओर जाती है, जिसे हम बनास नदी या वन की आशा कहते हैं। दूसरी है पश्चिमी बनास नदी, यह अरावली के पश्चिम में, अरावली से निकलती है और पश्चिम में बहती है, इसीलिए इसे पश्चिमी बनास नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। अब पश्चिमी बनास नदी को लेके क्या प्रश्न बनता है, तो समझना यहां से, सबसे पहले तो यह नदी निकलती कहां से है। तो यहां जो है नदी, यहां दक्षिण अरावली से निकलती है, और दक्षिण अरावली में कहां से निकलती है, नया सनवाड़, सिरोही से निकलती है। कहां से निकलती है, नया सनवाड़ सिरोही से यहां निकलती है। अब यह जब सिरोही से निकलती है तो यहां सिरोही से निकलने के बाद यहां गुजरात जाती है। सिरोही से निकलने के बाद यह कहां जाती है, तो यहां सिरोही से प्रवाहित होकर यहां गुजरात। इसका मतलब राजस्थान में यहां केवल एक सिरोही जिले में ही प्रवाहित होती है। यहां ध्यान रखना, यहां राजस्थान में केवल एक ही जिले में प्रवाहित होती है, और वह कौन सा है, तो प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया इसका, सिरोही। और इसके बाद इसकी समाप्ति स्थल, इसके बाद यह कहां जाती है, गुजरात। और गुजरात में जाने के बाद यहां कच्छ की खाड़ी में क्या हो जाती है, समाप्त। तो इस तरह से उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति। अब इसकी कुल लंबाई जो है वह लगभग कितनी है, 260 किलोमीटर है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में यहां मात्र 50 किलोमीटर यहां प्रवाहित होती है, और राजस्थान में इसकी कोई विशेषता नहीं है। इसकी एक ही विशेषता है, गुजरात के अंतर्गत है, और गुजरात का एक शहर जिसका नाम आपने सुना होगा, डीसा। गुजरात का एक प्रमुख शहर डीसा, वह इसी पश्चिमी बनास नदी के किनारे। तो इसीलिए पश्चिमी बनास नदी का जब भी प्रश्न पूछा जाता है, सामान्यतः पश्चिमी बनास परियोजना को लेके या फिर पश्चिमी बनास की सहायक नदियों को लेके पूछा जाता है। पश्चिमी बनास नदी को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसकी कोई विशेषता राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो अब पश्चिमी बनास को लेके हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पर हम बात करते हैं।
पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी की कोई भी जो है अन्य नाम नहीं है। सबसे पहले आएगा इसका उद्गम स्थल। और पश्चिमी बनास नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो दक्षिण अरावली, नया सनवाड़, सिरोही से यहां निकलते। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहां कहां से निकलते। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है राजस्थान में सिरोही। राजस्थान और गुजरात में बहती है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र केवल एक ही जिले में है, सिरोही में। उसके बाद समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल कच्छ की खाड़ी गुजरात में। उसके बाद इसकी कुल लंबाई लगभग 260 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई लगभग इसकी 50 किलोमीटर। और यह लंबाई हमें याद नहीं करना है, हमें कंपैरिजन के रूप में याद करना है, ताकि हम यह कह सकें कि यह साबरमती से ज्यादा राजस्थान में बहती है, यानी कि साबरमती नदी की अपेक्षा इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में ज्यादा है। इसके बाद इसकी विशेषता, तो राजस्थान में इसकी कोई विशेषता नहीं है, एक ही विशेषता है, वह गुजरात में है। विशेषता पश्चिमी बनास नदी के किनारे गुजरात का प्रमुख शहर डीसा, इसका इस नदी के किनारे गुजरात का प्रमुख शहर है डीसा, वह इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आता है पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं और उसकी परियोजनाएं कौन सी हैं। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां, कि पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है। और जब हम पश्चिमी बनास की सहायक नदियों की बात करें तो पश्चिमी बनास की सहायक नदियों में एक तो है सीपू नदी है, एक सूकली नदी। यहां दो नदियां तो विशेष रूप से याद रखना,
इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कई बार हमें दूसरे नाम से पूछी जाती है, जिसमें एक तो है बतरिया, छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं, उसमें एक तो है बतरिया नदी है, सेवरन नदी है, सेवरन नदी है, सुकेत नदी है, बलराम नदी है। यहां सभी जो है किसकी, पश्चिमी बनास की सहायक नदियों के रूप में। कुकड़ी नदी है, इसी प्रकार गोहलन नदी है, तो यहां ध्यान रखना, यहां सभी पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें सीपू और सूकली विशेष रूप से याद रखना है। हालांकि पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियों में सीपू और सूकली को ज्यादा पूछा जाता है, अन्य को पूछे जाने की संभावना कम रहती है। अब इसके बाद आता है पश्चिमी बनास नदी से संबंधित परियोजना। पश्चिमी बनास नदी से संबंधित परियोजना कि पश्चिमी बनास नदी से संबंधित कौन कौन सी परियोजना या कौन कौन से बांध हैं। तो जब हम पश्चिमी बनास नदी से संबंधित परियोजनाओं का बात करते हैं, तो सबसे पहली परियोजना जो पश्चिमी बनास नदी से संबंधित है उसे कहा जाता है पश्चिमी बनास परियोजना। पश्चिमी बनास नदी एक तो परियोजना है पश्चिमी बनास परियोजना, जो कि पश्चिमी बनास नदी पर है सिरोही में, और यहां जो है यहां सिरोही जिले की सबसे बड़ी सिरोही जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है पश्चिमी बनास परियोजना, जो कि पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही में। दूसरी है सूकली सेलवाड़ा परियोजना। सूकली सेलवाड़ा परियोजना, जो कि सूकली नदी पर है, और यह भी किस जिले में है, तो सिरोही जिले में पश्चिमी बनास नदी से संबंधित दो परियोजनाएं, एक तो पश्चिमी बनास परियोजना और एक सूकली सेलवाड़ा परियोजना। अब ध्यान रखना, एक बांडी सेलवाड़ा परियोजना वह बांडी नदी पर पाली जिले में है, यह भी ध्यान रखना। सूकली सेलवाड़ा अलग है, और एक और हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बांडी सेलवाड़ा परियोजना। बांडी सेलवाड़ा परियोजना यह बांडी नदी पर है और यह पाली जिले में है, यह ध्यान रखना। तो बांडी सेलवाड़ा अलग है, सूकली सेलवाड़ा परियोजना अलग है।
क्योंकि कई बार विद्यार्थी जैसे ही सेलवाड़ा नाम आता है सिरोही की जगह पाली और पाली की जगह सिरोही कर देता है। ध्यान रखना, परियोजना का नाम यदि सूकली सेलवाड़ा है तो सिरोही की होगी और बांडी सेलवाड़ा है तो वह पाली। अब ध्यान रखना, सूकली जो नदी है यहां पश्चिमी बनास की है, लेकिन एक और नदी है यहां, ध्यान रखना, यदि यहां आता है सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी आता है तो सूकड़ी जो नदी है यहां लूनी की सहायक नदी है, यह ध्यान रखना। सूकड़ी अलग है और सूकली अलग है। सूकली पश्चिमी बनास नदी से संबंधित है जबकि सूकड़ी लूनी नदी से संबंधित है। तो इसीलिए गलती मत कर देना, सहायक नदियों में सूकली नदी अलग है, सूकड़ी नदी अलग है। और इस प्रकार से हमें अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत जो 4 मुख्य नदियां हैं, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी और माही, उनमें साबरमती और पश्चिमी बनास को लेके क्या प्रश्न बन सकता है या साबरमती और पश्चिमी बनास नदियों को लेके क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।